नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में NER, LGN डिवीज़न, MSTC, GKP के लिए 25/9/2025 को इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को लिया गया है। तो आइए हम प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ हल करते हैं। क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, एक श्रृंखला सर्किट में अर्थात सीरीज सर्किट में सभी तत्वों अवरोधक अर्थात रेजिस्टेंस, संधारित्र, कैपेसिटर, प्रेरक, इंडक्टर वगैरह में कौन सा पैरामीटर स्थिर रहता है। तो सीरीज सर्किट में यह एक RLC सर्किट है, ये सीरीज कंडीशन में जुड़ा है। तो सीरीज कंडीशन में हमारा क्या होता है कि करंट समान होता है अर्थात कांस्टेंट होता है और वोल्टेज हमारा वेरिएबल होता है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया है वोल्टेज करंट, वोल्टेज एंड करंट, न तो वोल्टेज न तो करंट। चूँकि हमारा सर्किट सीरीज में है तो हमारा करंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर यही सर्किट हमारा पैरेलल में है तो हमारा पैरेलल में वोल्टेज पैरामीटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है, थ्री फेज लोको किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन में है ट्रिपल VF, VF, 4 टाइम VF, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा थ्री फेज लोको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्रिपल VF। नेक्स्ट है, WAG9 का अधिकतम ब्रेकिंग इफर्ट क्या है। अर्थात थ्री फेज लोको में जो WAG9 लोको है उसका मैक्सिमम ब्रेकिंग इफर्ट पूछा है। ऑप्शन में दिया है 160 kN, 182 kN, 260 kN, 258 kN। तो WAG9 का मैक्सिमम ब्रेकिंग इफर्ट 260 kN होता है। इसका हम सभी पैरामीटर बता देते हैं। जैसे WAG9 हुआ, WAG9 के सभी पैरामीटर देख लीजिए। जैसे G9 लोको हुआ, G9, G9H, P7 और P5, ये थ्री फेज लोको हैं। इनके सभी पैरामीटर हम बोलते हैं। यदि हमारा मैक्सिमम T पूछता है तो मैक्सिमम T यदि WAG9 है तो इसका 498 होता है, और WAG9 है तो 520 हो जाएगा। WAP7 है तो 322.6 हो जाएगा। यदि WAP5 लोको है तो इसका मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफर्ट 258 kN। यदि इसका कॉन्टीन्यूअस T पूछता है तो G9 लोको का कॉन्टीन्यूअस 325 हो जाएगा, G9H का भी 325 हो जाएगा, और WAP7 लोको का 322.6 ही रहेगा, और WAP5 लोको का कॉन्टीन्यूअस T 220 kN होता है। अब आ जाते हैं हम मैक्सिमम ब्रेकिंग इफर्ट। मैक्सिमम ब्रेकिंग इफर्ट G9 का पूछता है तो 260 kN। यदि G9H का होता है तो 325 हो जाएगा, P7 का हो जाएगा 182 और P5 का 160। इस तरह से सभी पैरामीटर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BP प्रेशर चार्ज करने के लिए डॉट किस COC का खुला रखना होगा। तो ऑप्शन में है 78 COC, 70 COC, 74 COC और 47 COC। तो यदि E70 ब्रेक सिस्टम है तो न्यूमेटिक पैनल पर आपको काक मिलता है 70 नंबर, 74 नंबर, 47 नंबर और 136 नंबर। 74 नंबर इमरजेंसी काक होता है, 70 नंबर BP चार्ज होता है, 47 नंबर डेट के लिए होता है, और 136 नंबर हमारा क्या होता है, FP चार्जिंग काक। तो BP चार्जिंग के लिए कौन सा काक खुला रहेगा, 70 नंबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 70 नंबर काक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नार ब्रेक लोको में ऑटो ब्रेक हैंडल को डॉट की स्थिति में लॉक अथवा अनलॉक कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ऑप्शन में दिया है आपातकालीन स्थिति, न्यूट्रल स्थिति, पूर्ण सेवा या न्यूनतम कमी। तो CCB 2.0 लोको में जब भी हम A9 हैंडल को लॉक करते हैं तो फुल सर्विस अर्थात FS पे करके लॉक करते हैं, और FS पे करने के बाद हम मोड सीट जो होता है उसको भी चेंज करते हैं, जिनमें मोड सीट होता है, टेस्ट होता है, HLPR होता है, लीड होता है और ट्रेल होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फुल सर्विस पूर्ण सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG9 या WAP7 लोको में ब्रेक ब्लॉक की संख्या कितना होता है। ऑप्शन में दिया है 12, 24, 48 और 64। तो WAG9 हो या WAP7 लोको हो, ब्रेक ब्लॉकों की संख्या आपका 24 होता है, क्योंकि प्रत्येक व्हील पर 2 ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं, टोटल 12 व्हील,
और 12 × 2 इक्वल टू 24 ब्रेक ब्लॉक होता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में आपातकालीन स्टॉप पुश बटन का स्थान है, यानी ये BP EMS स्विच के बारे में पूछ रहा है। ये कैब में कहाँ लगा होता है? ऑप्शन में दिया है पैनल A, पैनल B, पैनल C एंड पैनल D। तो BP EMS स्विच आपका A पैनल पे लगा होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है WAP7SH लोको का MPS मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछा है WAP7SH। तो WAP7SH मीन्स होता है हाई स्पीड। तो यदि नॉर्मल WAP7 लोको का पूछ रहा है तो इसका नॉर्मल स्पीड होता है 130/140, आपको कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ SH बढ़ा दिया है तो इसका स्पीड 160 kmph है। इसको मॉडिफाई करके 160 kmph कर दिया गया है। तो सीरियल से हम देख लेते हैं, WAG9 हो, WAG9H हो, HC हो, इसका स्पीड 100 kmph। WAP7 लोको हो तो 130/140 kmph, और WAP5 लोको हो तो इसका स्पीड 160 kmph, और WAP7SH लिखा हो तो इसका स्पीड भी 160 kmph होता है। तो अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 160 kmph। नेक्स्ट है जब हार्मोनिक फिल्टर को अलग कर दिया जाता है तो ट्रेन की गति सीमित हो जाती है, अर्थात हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाती है? तो ऑप्शन में है 60 kmph, 40 kmph, 25 kmph। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाता है जब भी हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है तो स्पीड की 40 kmph तक हो जाता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में ट्रैक्शन मोटर का अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? तो 3 फेज लोको हैं जो कि जैसे G9, G9H, P7, P5, इन सभी लोको में जो ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं वो हमारा 3 फेज और सिंक्रोनस मोटर होता है। तो इसका मैक्सिमम ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज 2180 वोल्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2180 वोल्ट। सिर्फ WAG9HH लोको का छोड़कर HH लोको का ट्रैक्शन मोटर का मैक्सिमम वोल्टेज 140 होता है, अर्थात 1414। नेक्स्ट है पैंटोग्राफ को ऊपर उठाने के लिए स्क्रीन पर किस नोड की जानकारी सुनिश्चित करते हैं, अर्थात किस नोड पर पैंटो को हम रेज करते हैं। मैं सभी नोड को चर्चा कर देता हूं कि जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे सेल्फ टेस्टिंग 390 नोड पे होता है। पैंटो को रेज हम 504 नोड पर करते हैं। BCB को क्लोज हम 550 नोड पे करते हैं, तथा रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स हम 570 नोड पर करते हैं, और थ्रॉटल को मूव हम 500। पूछा गया है किस नोड पर हम पेंटो को रेज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 504 नोड पर। तो इसका सही ऑप्शन है 504 नोड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्रक नंबर 1 को आइसोलेट अलग करने की प्रक्रिया, यानी 3 फेज लोको में 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे होते हैं जिसे हम लोग SR1 SR2 बोलते हैं, यानी एक ट्रक, उसी को ट्रक बोलते हैं, या एक बोगी कह लीजिए। अर्थात एक बोगी को आइसोलेट करने के लिए क्या करते हैं उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन में दिया गया है 154 की स्थिति को 154 को 1 स्थिति में रखें, 154 को द्वितीय स्थान पर रखें, 154 को ऑटो स्थिति में रखें, 154 को 1 और 3rd स्थिति में रखें। ये जो हमारे प्रोग्राम स्विच लगे होते हैं उनकी हम सभी की बात कर लेते हैं कि आप देखेंगे कि SB1 पैनल में 4 स्विच लगा होता है। एक होता है 152, एक होता है 154, एक होता है 160, एक होता है 237.1। ये 152 थ्रॉटल फेल्योर मोड स्विच है, 154 बोगी आइसोलेट करते हैं, 160 से हम शंटिंग मोड में लाते हैं, और 237.1 से हम BCD को आइसोलेट करते हैं। इनकी नॉर्मल पोजीशन 152 का नॉर्मल पोजीशन 0 होता है, 154 का N होता है, 160 का 1 होता है, 237 का 1 होता है। जब इनको आइसोलेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो 152 को यदि हम चेंज करेंगे थ्रॉटल मोड को तो 1 हो जाएगा इसका, और 154 को हम इसकी 4 पोजीशन होता है, 1 सेकेंड 1+1, और 160 को जब हम शंटिंग मोड पे करते हैं तो 0 पे करते हैं, और 237.1 को जब हम आइसोलेट करते हैं अर्थात BCD को, तो इसको भी हम 0 पे करते हैं।
तो इनको याद करने का आसान तरीका है इनकी पोजीशन ऑन 11 इनका नॉर्मल पोजीशन होता है चारों स्विच का, 152 का 0, 154 का n, 160 का 1 और 237 पॉइंट का 1। जब हम इसको आइसोलेट करेंगे तो इसका 1 का 0, 0 का 1, n का 1 सेकेंड, 1 प्लस सेकेंड और 1 का 0। हम इतना ही याद रखें ऑन 11 और स्विच नंबर सीरियल से याद रखें 152, 154, 160, 237.1। तो पूछा है कि बोगी 1 को आइसोलेट करना है, तो जैसे हमारा 154 n पे है तो नॉर्मल है, जैसे हम इसको 1 पे घुमा के कर दिए तो हमारा बोगी 1 आइसोलेट हो जाएगा, यदि 2 पे कर दिए तो बोगी 2 आइसोलेट हो जाएगा। 1 प्लस सेकेंड पे करते हैं, ये तभी करते हैं जब हमारा 3 फेज लोको मल्टीपल हो और लीडिंग लोको अर्थात मास्टर लोको फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में 154 को 1 प्लस थर्ड पे करते हैं। नेक्स्ट है तेल ठंडा करने वाला ब्लोअर ठंडा करता है, अर्थात 3 फेजों में जो OCB ऑयल कूलिंग ब्लोअर लगा हो किसको ठंडा करता है। ऑप्शन में दिया गया है TFP तेल, SR तेल, TFP और SR तोलो कर्सन मोटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, TFP और SR तेल दोनों को ठंडा करता है। ये OCB क्या है, 3 फेज लोको में आपके 2 OCB लगे होते हैं, ऑयल कूलिंग ब्लोअर जिसे हम लोग बोलते हैं। ये लोको की छत से हवा को डक्ट के थ्रू घिसता है और हमारे लोको के अंडर फ्रेम में 4 रेडिएटर लगे होते हैं, 2 SR के रेडिएटर और 2 ट्रांसफार्मर आयल के रेडिएटर। इसी रेडिएटर में हमारा TFP आयल तथा SR के आयल सर्कुलेट करते हैं और इसी रेडिएटर को हमारा क्या करता है, OCB के द्वारा इस रेडिएटर को ठंडा किया जाता है। जब रेडिएटर ठंडा होता है तो रेडिएटर के अंदर जो तेल सर्कुलेट होता है वो हमारा ठंडा होता है, अर्थात ये SR और ट्रांसफार्मर आयल दोनों को ठंडा करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को बंद करने के लिए BL स्विच को संचालित करने की प्रक्रिया है। जब हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक यानी C ऑफ करने की प्रक्रिया, तो हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक BL की हो गया, एक की सॉकेट है, ये देखेंगे इसके 3 पोजीशन होता है, ऑफ होता है और एक D होता है और एक C होता है। तो हमारा लोग को C ऑफ करना है। C ऑफ करने के लिए हम BL को क्या करते हैं, D पे रहता है अर्थात लोको इनर्जाइज है, D से ऑफ पे करते हैं, 2 सेकंड इंतजार करेंगे अर्थात यहाँ से यहाँ घुमाएं, पुनः ऑफ से C पे करते हैं, यहाँ से यहाँ घुमाएं और पुनः C से ऑफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ। D से ऑफ से C से ऑफ, ये हमारा C ऑफ करने की प्रक्रिया हो गया है। और यहाँ थोड़ा सा और लॉजिक है, जब D पे आप करते हैं तो 4 सेकंड इंतजार करते हैं, यदि लोको में पार्किंग ब्रेक लगा तो पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, और आप से जब C पे करते हैं तो 10 सेकंड इंतजार करते हैं, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ होगा और पुनः C से ऑफ पे करके BL की को निकालेंगे। तो ये प्रत्येक में एक एक वो स्टेप दिया है, तो उसका ये लिखा है कि D पे आप पे करेंगे और ऑफ से C पे करेंगे और C से आप पे करेंगे, तो इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है SS16 उप प्रणाली से संबंधित है, यानी सब सिस्टम 18 किससे संबंधित है। ऑप्शन में है आप लगना, मेमोटेल, प्रोसेसर FLG1, प्रोसेसर FLG2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेसर FLG2। अगर SS17 अर्थात 17 होता है तो हमारा हो जाता प्रोसेसर FLG1। हम शॉर्ट में सभी सब सिस्टम के बारे में चर्चा कर देते हैं। हमारा जो होता है SS01 होता है मेन पावर, और SS02 क्या होता है, बोगी 1, SS03 होता है बोगी 2, और SS04 हमारा होता है हार्मोनिक फिल्टर, और SS05 होता है होटल लोड, SS06, 7 और 8 ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 होते हैं, SS09 बैटरी सिस्टम होता है, SS010 हमारा ब्रेक सिस्टम होता है, SS11 हमारा HB1 क्यूबिकल होता है, SS12 हमारा HB2 क्यूबिकल होता है, और SS13 एंड 14 कैब 1 एंड कैब 2 होता है, SS15 हमारा FDU होता है फायर डिटेक्शन, और SS16 स्पीडोमीटर होता है, और अभी SS17 और 18 FLG1 FLG2 होता है, और SS19 हमारा ट्रेन बस होता है फॉर एमी लोको के लिए। यदि हमारा ये डिस्प्ले देखेंगे कि BT बॉम्डियर का लगा है तो बॉम्डियर में आपका सब सिस्टम 17 और 18 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ZTL। नेक्स्ट है ZTL की समान स्थिति क्या होता है। ZTL ट्रैक्टिव इफर्ट को लिमिट करने वाला स्विच है ZTL, और जब इंचिंग मोड का भी प्रयोग करते हैं तो इसका स्विच का प्रयोग करते हैं। जब इसका पूछा है कि नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, ZTL आपका ये पैनल पे मिलेगा, ये ZTL ये पैनल पे मिलेगा, इसका नॉर्मल पोजीशन ऑफ होता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो ऑन करते हैं
डायरेक्टिव हट को लिमिट करने के लिए, या जब हम इंचिंग मोड का प्रयोग करते हैं तब भी इसको ऑन करते हैं। तो नॉर्मल पोजीशन ऑफ हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट है डीजे बंद करने के लिए कौन सा नोट की जानकारी होना सुनिश्चित करते हैं। तो अभी हमने नोट के बारे में चर्चा किया है। 504 पर हम पेंटो उठाते हैं, 550 पर VCB क्लोज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 550। और 570 पर रिवर्सल फॉरवर्ड करते हैं, 590 पर थ्रॉटल को मूव करते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग मोड के लिए BL की को संचालित यानी अर्थात कूलिंग मोड करने के लिए BL का संचालन कैसे करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि C ऑफ करने के लिए, तो कूलिंग मोड देख लीजिए, कूलिंग मोड में BL का ऑपरेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है। मान लीजिए लोगों हमारा ड्राइविंग मोड में है तो कूलिंग मोड में लाना है, तो यहाँ से BL की को घुमाएंगे ऑफ पे, ऑफ से लाएंगे C पे, C से लाएंगे ऑफ पे, कंट्रोलिंग ऑफ होगा, C ऑफ हो जाएगा। अब पुनः ऑफ से C पे लाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा लोगो कूलिंग मोड में आएगा। कूलिंग मोड तो ये स्टेप बाय करके लिखा है। तो D से ऑफ पे करेंगे, ऑफ से C पे करेंगे, और C से पुनः ऑफ से पुनः C पे करेंगे। लिखा है ऊपर सब, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जब JTL को चालू किया जाता है तो ट्रैक्टिव प्रयास WAG9 में KN तक सीमित हो जाता है। अभी हमने JTL का नॉर्मल पोजीशन आप बताया, जब इसको ऑफ करते हैं तो 300 KN तक ट्रैक्टिव हट को लिमिट कर देता है। नेक्स्ट है WAP7 लोगों में ब्रेक पावर परीक्षण के दौरान .KN से नीचे नहीं चलना चाहिए। अर्थात ये 3 फेज लोगों के ब्रेक पावर परीक्षण पूछा है। तो हम बता देते हैं यदि WAG9 हो, P7 हो, इन लोगों में ब्रेक पावर टेस्ट करते हैं, लोको ब्रेक लगा देते हैं, लकड़ी का गुटका हटा देते हैं, पार्किंग ब्रेक लगा तो छुड़ा देंगे, हैंड ब्रेक छुड़ा देंगे। अर्थात सिर्फ SA9 फुल पर अप्लाई करके छोड़ देते हैं और T लेते हैं। यदि 150 KN T देने के बाद, यदि 150 KN T देने के बाद लोको मूव नहीं कर रहा है तो हमारा लोको का ब्रेक पावर 100% सही है। यही हमारा P7 लोको है, P5 लोको है। P5 लोको का ब्रेक पावर पूछता है तो हमारा लोको 100 KN पर मूव नहीं करना चाहिए। यदि कन्वेंशनल लोको का ब्रेक पावर पूछ रहा है तो गुड्स लोको है, जैसे G7 हो गया, G5 हो गया, तो 600 एम्पियर पर हमारा पर लोको मूव नहीं करना चाहिए, 800 एम्पियर पर हमारा लोको मूव करना चाहिए। यदि P7 लोको P4 लोको है तो 800 एम्पियर पर लोको मूव नहीं करना चाहिए, 1000 एम्पियर पर लोको मूव करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 150 KN, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है डेड लोको में सहायक रिजर्वायर को कार्य करने के लिए किस काक का खुला होना चेक करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है 70 नंबर COC है तो BP चार्जिंग काक है, 47 इसको हम लोग डेड काक बोलते हैं, 74 काक है, इमरजेंसी काक 136 काक है, FP काक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 47 डेड काक। जब लोगों को हम डेड बनाते हैं तो जो हमारा AR चार्ज होता है, इस काक को खोलने से हमारा AR 5 kg से चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिक कन्वर्टर कार्य नहीं करने पर क्या होगा। स्टैटिक कन्वर्टर कार्य नहीं करने पर क्या होगा है, व्हाट इज़ द स्टैटिक कन्वर्टर डज नॉट वर्क। अर्थात स्टैटिक कन्वर्टर कार्य नहीं करने पर क्या नहीं होगा, उसी के बारे में पूछा है। लिखा है IC DJ मिलेगा, DJ बंद होगा, क्यूकान इनर्जाइज होगा, LSCHBA लैम्प बुझ जाएगा। अर्थात यदि SIB लोको है हमारा, पूछ रहा है कि यदि SIB स्टार्ट न हो तो क्या लोको पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि SIB न भी स्टार्ट हो तो हमारा VCB अर्थात DJ क्लोज हो जाएगा। क्यूकान इनर्जाइज नहीं होगा क्योंकि जब SIB स्टार्ट होता है 415 वोल्ट बनाता है तभी हमारा क्यूकान इनर्जाइज होगा। SIB चला ही नहीं तो हमारा क्या होगा, क्यूकान इनर्जाइज, LSCHBA बुझ जाएगा। ये भी नहीं बुझेगा क्योंकि जब हमारा SIB स्टार्ट होता है क्यूकान इनर्जाइज होता है, तो क्यूकान का इनर्जाइज होने से ही जो NCI हटता है LSCHBA लैम्प के ब्रांच से, तो हमारा LSCHBA बुझता है। तो इतनी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा DJ बंद होगा लेकिन क्यूकान इनर्जाइज नहीं होगा, LSCHBA नहीं बुझेगा और IC DJ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है BCD को अलग करने की प्रक्रिया, यानी BCD को कैसे आइसोलेट करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो लिखा है 154 को 1 पे, 154 को 0 पे, 237 को 1 पे, 237.1 को 1 पे, 237.1 को 0 पे। अभी हमने बताया सारे चारों स्विच की नॉर्मल पोजीशन और आइसोलेशन पोजीशन, तो हम BCD आइसोलेट करेंगे तो 237.1 को 0 पे कर देंगे। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में
CMBCHBA को आपूर्ति मिल रही है। अर्थात ये लिख रहा है कि 3 फेज लोको में जो बैटरी चार्जर होता है उसके बारे में पूछा है। बैटरी चार्जर को सप्लाई किससे मिलती है? सीधे सीधे समझिए कि 3 फेज लोको में जो बैटरी चार्जर को सप्लाई किस कन्वर्टर से मिलती है उसके बारे में पूछा है। तो लिखा है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1। तो 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर को सप्लाई ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग। हम सभी का यदि देख लेते हैं, यदि आपका 3 फेज MRB नहीं लगा है, न तो एनर्जी सेविंग मोड लगा है, यदि नॉर्मल लोको है, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से आपका वो CB 1 एंड 2 को सप्लाई मिलती है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 को TMB 1 एंड 2, TFP 1 एंड 2, SR के ऑयल पंप 1 एंड 2 तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से बैटरी चार्जर को MCP 1 एंड 2 तथा TMB 1 एंड 2 के स्क्वेंजिंग ब्लोअर को फीड मिलता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में यदि बैटरी वोल्टेज डॉट डॉट वोल्टेज से नीचे चला जाता है तो लोको बंद हो जाता है। 3 फेज लोको में कितना वोल्टेज बैटरी डाउन होने से लोको शट डाउन हो जाता है? तो ऑप्शन में दिया है 82 वोल्ट, 87 वोल्ट, 90 वोल्ट, 92 वोल्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 82 वोल्ट। 3 फेज लोको में यदि बैटरी वोल्टेज 96 30 सेकेंड के लिए होता है तो आपका P2 का मैसेज आता है। यदि 86 वोल्ट हो जाता है तो P1 का मैसेज आता है, और 82 वोल्ट आता है तो P1 मैसेज के साथ लोको शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है WAP5 लोको की अश्व शक्ति कितना होता है? ऑप्शन में दिया है 54, 40, 5000, 8000, 6120। तो हम सभी लोगों का हार्स पावर बता देते हैं। यदि WAG9 है तो इसका हार्स पावर है 6120। WAG9H है तो इसका हार्स पावर है 6120। WAG9HH है तो इसका हार्स पावर है 9000। यदि WAP7 है तो इसका हार्स पावर है 6120। यदि WAP5 लोको है तो इसका हार्स पावर होता है 5440। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5440। नेक्स्ट है QOP रिले का उपयोग पता करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है सहायक सर्किट में अर्थ फॉल्ट, अर्थात ऑक्सिलरी सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर, ओवर करंट होने पर, पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर, उछाल। तो QOP1 क्या होता है? ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले होता है। तो ये हो जाएगा पावर सर्किट, अर्थात पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर। नेक्स्ट है आर्नो का प्रयोग किया जाता है। लिखा है कूलिंग TM के लिए, सिंगल फेज को 3 फेज में परिवर्तित करने के लिए, TFP तेल को ठंडा करने के लिए, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए। तो हमारे जो कन्वेंशनल लोको में आर्नो लगा है ये सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में A9 के प्रयोग से ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम वायु दाब कितना हो जाता है? तो अधिकतम ब्रेक 2.5 kg से लगता है। ये जो पहले से इतना था लेकिन अब 1.8 kg से कोएक्शन ब्रेक लगता है। पहले 2.5 kg था, उससे ही क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2.5, क्योंकि इस ऑप्शन में 1.8 kg नहीं दिया है, 3.5 है, 2.0 है, 5 kg है। नेक्स्ट है किसी लोको का अधिकतम कर्षण प्रयास होता है, यानी मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट किसी लोको का कब होता है उसके बारे में पूछा है। लोको द्वारा विकसित अधिकतम शक्ति, लोको द्वारा 50 kmph पर विकसित अधिकतम टॉर्क, बिना पहिए में फिसलन, पहिया फिसले लोको द्वारा विकसित अधिकतम शुरुआती टॉर्क, कोई नहीं। यानी बिना व्हील स्लिप आए जो शुरुआती में टॉर्क मिलता है उसी लोको का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। नेक्स्ट है लोको में फील्ड शंटिंग क्यों की जाती है? कर्षण प्रयास बढ़ाने के लिए, लोको की गति बढ़ाने के लिए, लोको की शक्ति बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, दोनों B और C। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गति बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम शंटिंग का प्रयोग करते हैं कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है, और फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ने से जो हमारा फील्ड का करंट होता है वह कम होता है। फील्ड का करंट कम होने से हमारा
मैग्नेटिक फ्लक्स भी फाई जो है वो कम होता है, क्योंकि यदि हम स्पीड के फार्मूला एन देखें तो एन प्रोपोर्शनल भी अपन फाई होता है। तो जैसे जैसे फाई कम होगा वैसे वैसे हमारा लोको का स्पीड बढ़ता जाता है। तो गति बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, शंटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पैंटो उठाने का समय बीच में समायोजित किया जाता है, यानी पेंटो उठाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन में दिया है 6 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 5 से 6 सेकंड, कोई नहीं। तो पेंटो उठने के लिए 6 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, टीएफपी में असमानताओं का पता लगाने के लिए रिले लगा है। टीएफपी यानी ट्रांसफार्मर में यदि कोई असमानताएं आती हो तो उसके लिए क्या लगा है। ऑप्शन में दिया है QRSI, QOP, QLM, QA। तो QRSI हमारा क्या होता है, ट्रैक्शन पावर में ओवर करंट के लिए है। QOP क्या है, ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले। QLM क्या है, फीडिंग पावर सर्किट के लिए ओवर करंट रिले है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा TFP से है। TFP क्या होता है कि हमारा फीडिंग पावर सर्किट में आता है, तो ये QLM ही हमारा ट्रांसफार्मर की ओवर करंट से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है, ओवर वोल्टेज से ट्रैक्शन मोटर की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित रिले का प्रयोग किया जाता है। यानी ट्रैक्शन मोटर में जो ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए रिले लगाया उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है QOP, Q20, QD, QRSI। तो QOP हमारा है ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले। Q20 को हम बोलते हैं ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले। QD क्या है, करंट डिफरेंस रिले। QRSI क्या है, ओवर करंट रिले फॉर ट्रैक्शन पावर सर्किट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा Q20। जब हमारा वोल्टेज 700, इसका ऑपरेटिंग टाइम बताते हैं 700, ये 790 वोल्ट पर पिकअप होता है और 700 वोल्ट पर ड्रॉप आउट हो जाता है Q20। नेक्स्ट है AFL सर्किट किसके मामले में काम करता है, अर्थात जो ऑटो फ्लैशर सर्किट है वो किसके मामले में काम करता है, उसे पूछा है। ट्रेन के अलग होने पर अर्थात ट्रेन पार्टिक होने पर, चैन खींचने पर, ACP होने पर, ब्रेक लगाने पर, दोनों, क एंड ख। तो जो हमारा ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट है, यदि हमारा ट्रेन पाइप हो जाए, पार्टिंग हो गया, कहीं बीच से हमारा ब्रेक पाइप खुल गया, ACP हो गया, इन दोनों कंडीशन में ऑटो फ्लैशर लाइट जलता है। लेकिन ब्रेक लगाना अर्थात यदि हम A9 से ब्रेकिंग कर रहे हैं तो हमारा ऑटो फ्लैशर लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि जब हम A9 से ब्रेकिंग करते हैं तो P1 प्रेशर स्विच सर्विस में आकर PR1 रिले को इनर्जाइज करता है, और PR1 रिले क्या करता है कि ऑटो फ्लैशर लाइट को जाने वाले सप्लाई को काट देता है। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ, क और ख, अर्थात ट्रेन पार्टिंग होने पर और ACP होने पर। नेक्स्ट है, वाई ब्रेक सिस्टम के लिए आवश्यक BP और MR प्रेशर बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया जाता है, अर्थात MR प्रेशर बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो होता है कंप्रेसर दिया है, एग्जॉस्टर दिया है, VA1 वाल्व दिया है, आर्नो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंप्रेसर के द्वारा हमारा प्रेशर बनाया जाता है, जो कि MR में कलेक्ट होता है और MR से हमारा BP चार्ज होता है। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में IA और IB शेड्यूल के बीच का समय अंतराल कितना होता है। तो WAG7 लोको में IA और IB के शेड्यूल में 60 डे का अंतराल होता है, क्योंकि इनका IA 60 डे है तो IB 120 डे, IC1 80 डे हो जाता है। यदि P4 लोको के बारे में पूछता है तो इसमें IA और IC शेड्यूल होता है, IB नहीं होता है, तो इसका सही स्थान है डिफरेंस 60 डे। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको में लोको ब्रेक कितना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव से लगता है। तो कन्वेंशनल लोको में जब हम SA9 से ब्रेक लगाते हैं तो लोको के ब्रेक सिलेंडर में 3.5 kg से प्रेशर से ब्रेक लगता है। तो ऑप्शन में दिया है 2 kg, 3.5, 1.5, 7। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3.5 kg। WAG9 लोको का हार्स पावर कितना होता है। अभी हमने बताया है कि WAG9, WAP7 इन सभी का हार्स पावर होता है 6120 HP। नेक्स्ट है, थ्रॉटल चलाने के लिए स्क्रीन पर किस नोट की जानकारी सुनिश्चित करते हैं। हमने अभी नोट के बारे में सब बता दिया था। तो ये नोट होता है 590 नोट पर हम थ्रॉटल को मूव करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा FLG 590। नेक्स्ट है, पॉइंटो 1 को अलग करने के लिए पॉइंटो चयनकर्ता स्विच को डॉट डॉट स्थिति में रखते हैं। ये PS85 होता है। पॉइंटो सिलेक्टर स्विच को हम लोग बोलते हैं PS85। इसमें ऑटो पोजीशन रहता है, 1 और सेकेंड रहता है। ये जस्ट लाइक 154 बोगी का 154 नंबर स्विच होता है, जो बोगी के उसके अपोजिट होता है।
यदि हम पेंटो सेलेक्टर स्विच को 1 पे कर दिए तो पेंटो 1 उठेगा, 2 नहीं उठेगा। यदि हम 2 पे कर दिए तो पैन 1 नहीं उठेगा, 2 उठेगा। तो पूछा है पैन 1 को आइसोलेट करना है, किसको? पैन 1 को आइसोलेट करना है। तो हम ऑटो यानी पेंटो सेलेक्टर स्विच को कहाँ रखेंगे? 2 पे, 2 पे रखेंगे, 2 उठेगा, 1 आइसोलेट हो जाएगा। यदि पूछता है कि पैन 2 को आइसोलेट करना है तो किस पे रखेंगे? तो पैन 2 को आइसोलेट के करना है तो हम अर्थात हमको पेंटो 1 उठाना है तो हम उसको 1 पे रखेंगे, अर्थात जिस पोजीशन पर रखेंगे वही पेंटो उठेगा, दूसरा आइसोलेट हो जाएगा। और जो 154 स्विच था एन, उसका अपोजिट था कि जैसे 154 एन पर नॉर्मल है 1 और 2 होता है, 154 को 1 पर करेंगे 1 आइसोलेट हो जाएगा, 2 पर करेंगे 2 आइसोलेट हो जाएगा। इसमें क्या है कि पेंटो सेलेक्टर स्विच की यदि हम 1 पे करेंगे तो 1 ही उठेगा, 2 आइसोलेट हो जाएगा। 2 पे रखेंगे तो 2 उठेगा, 1 आइसोलेट हो रहा है। तो बोल रहा है 1 को आइसोलेट करना है तो कहाँ रखेंगे? 2 पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पर रखेंगे। कन्वेंशनल लोगों में टीएफपी की ऑटो बाइंडिंग पर टैप की व्यवस्था की गई है, यानी जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें टैपिंग की व्यवस्था क्यों की गई है? गति नियंत्रण, उछाल से सुरक्षा, बाइंडिंग का छोटा होना, टीएफपी की ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। तो कंट्रोल, गति को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पहिया फिसलन होता है डाउन ग्रेडियंट के कारण, उछाल, खराब ब्रेक पावर के कारण, यदि लागू ट्रैक्टिव इफर्ट प्रयास लोगों के फिसलने वाले वजन से अधिक हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यदि जो ट्रैक्टिव इफर्ट लागू है लोगों पर चिकने वाले, फिसलने वाले वजन से अधिक हो। नेक्स्ट है WP4 लोगों का गियर अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन में है 18:14, 23:58, 70:77, 57, 70:05। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा 23:58 होता है। हम सभी का ये कन्वेंशनल लोगों का गियर रेशियो बताते हैं। यदि G5 हो जिसका गियर रेशियो होता है 15:62, G7 लोको है जिसका गियर रेशियो होता है 16:65, यदि P1 लोको है तो इसका होता है 21:58 और P4 लोको का होता है 23:58। एक गियर रेशियो यानी G5 का 15:62, G7 का 16:65, P1 AP1 का 21:58 और P4 लिखा है तो 23:58। नेक्स्ट है हिटैची ट्रैक्शन मोटर में है 4 पोल DC मोटर, 6 पोल AC मोटर, 4 पोल AC मोटर, 6 पोल DC मोटर। जो हमारे कन्वेंशनल लोगों में हिटैची कंपनी का ट्रैक्शन मोटर लगा है वो 6 पोल DC मोटर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गो। नेक्स्ट है ठंडा करने के लिए MVRH प्रदान किया जाता है ट्रैक्शन मोटर को, RSI ब्लॉक को, TFP रेडिएटर को, कंप्रेसर को। तो जो हमारा MVRH होता है जो TFP के रेडिएटर होते हैं उसको ठंडा करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा गो। नेक्स्ट है मल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है केवल वोल्टेज, केवल धारा, केवल रेजिस्टेंस, ऊपर से सभी। अर्थात मल्टीमीटर के द्वारा हम वोल्टेज नाप सकते हैं, करंट नाप सकते हैं और रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है Q118 रिले का समय विलंब होता है, टाइम लैग। ये कितने सेकंड का होता है? तो Q118 5 सेकंड का होता है और Q44 पहुँचता है तो 0.6 सेकंड। नेक्स्ट है MVRH एक है DC मोटर, AC मोटर, यूनिवर्सल मोटर, उपरोक्त सभी। जो MVRH है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के रेडिएटर को ठंडा करता है और रेडिएटर में हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल तेल सर्कुलेट होता है तो तेल और ठंडा होता है। तो हमारा जो ऑक्सिलरियाँ चलती हैं कन्वेंशनल लोगों में AC मोटर होती हैं, 3 फेज AC मोटर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा AC मोटर गो ख। नेक्स्ट है बोल्स्टर का उपयोग किस श्रेणी के लोगों में किया जाता है? ये अंडर फ्रेम से लिया गया है। जो लोगों के बोगी होती हैं इसमें बोल्स्टर होता है ऊपर, उस पर जो लोगों का बॉडी रुका रहता है तो ये WAP4 लोगों में होता है बोल्स्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा WAP4। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑक्सिलरी मोटर विल वर्क व्हेन CCA फ्यूज मेल्ट, अर्थात CCA फ्यूज मेल्ट होने पर कितनी ऑक्सिलरियाँ कार्य करेंगी? तो CCA फ्यूज मेल्ट हो जाने से जो हमारे 6 ऑक्सिलरियाँ होती हैं वो काम करना बंद कर देगा, जैसे MVRH, MVMT1 और MVMT2
और 5 ऑक्सिलरियाँ उसके साथ जो आर्नो के साथ चलती हैं वही चलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 ऑक्सिलरियाँ चलेंगी। नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ़ BLDJ ऑफ मैसेज इज रिसीव इन माइक्रो प्रोसेसर लोको व्हेन BLDJ ऑन। अर्थात माइक्रो प्रोसेसर लोको में BLDJ ऑन रहने पर भी BLDJ ऑफ का मैसेज मिलने पर क्या करेंगे। तो ऑप्शन में दिया है BLDJ को 2-3 बार ऑपरेट करें, BP1DJ को 2-3 बार ऑपरेट करें, पिछले कैप से कोशिश करें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। यदि BLDJ ऑन रहने पर भी ऑफ का मैसेज आ रहा है तो हम BLDJ को 2-3 बार ऑपरेट करते हैं, BP1DJ को 2-3 बार ऑपरेट करते हैं, पिछले कैप से कोशिश करते हैं, उपरोक्त सभी। प्रॉम्प्ट इफ MBRF इज नॉट रनिंग, LSDBR नहीं चलने पर क्या संकेत मिलता है। ऑप्शन में है DJ ट्रिप कर जाता है, टोटल लॉस मिलेगा, LSB जल जाएगा, LSDBR जल जाता है। तो यदि हमारा डायनेमिक ब्रेक का प्रयोग कर रहे हैं, MBRF हमारा जो ब्लोअर है नहीं चल रहा है, तो 5 नॉच के बाद LSDBR का लैंप जल जाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ QCBR माल फंक्शनिंग लॉन्ग प्रेस ऑफ BLRDJ व्हील। QCBR का खराब होने पर BLRDJ को देर तक दबाकर रखने पर क्या होगा। ऑप्शन होगा कोई प्रभाव नहीं होगा, आर्नो जल नहीं चलेगा, 5 सेकंड के बाद DJ खुल जाएगा, इनमें से कोई नहीं कार होगा। तो 5 सेकंड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, DJ ट्रिप हो जाता है। क्योंकि जब हम BLRDJ को दबा कर रखते हैं तो C118 कंटेक्टर भी इनर्जाइज होता है और इस पर Q45 का जो NY और QCBR का NCI लगा होता है। यदि हम BLRDJ को छोड़ते हैं तो C118 क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि QCBR ख़राब है तो इसका NCI लगा रहेगा। आप लंबे समय तक इसको दबा कर रखेंगे तो C118 इनर्जाइज ओपन क्लोज तो रहेगा, क्लोज रहेगा। यदि 10 सेकंड 20 सेकंड तक इस क्लोज को रख दिए तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो R118 रजिस्टेंस है वह जल सकता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि QCBR ख़राब है, यदि आपने BLRDJ को दबा कर रख लिया तो क्या होगा। तो देखेंगे कि जो हमारा DJ कंट्रोल सर्किट Q118 के जो ब्रांच पर सबसे ऊपर C118 का NCI लगा होता है, जैसे ही इनर्जाइज होता है जहाँ जो C118 का NCI है वो खुल जाता है। आप इसको 5 सेकंड से ज़्यादा तक इनर्जाइज करके रखेंगे तो ये भी तो यहाँ इसका NCI खुला रहेगा। जब इसका NCI खुला रहता है तो Q118 को सप्लाई तो नहीं मिलता है, लेकिन ये 5 सेकंड तक होल्ड रखेगा क्योंकि 5 सेकंड लाइक रिले है। 5 सेकंड के बाद DJ को ओपन कर देगा। भले आप BLRDJ को कितनी टाइम तक दबा कर रखेंगे, लेकिन C118 कंटेक्टर 5 सेकंड यानी ये क्लोज रहेगा, लेकिन 5 सेकंड के बाद आपका DJ ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन विल गेट ट्रिप इफ MBSL1 डज नॉट वर्किंग। अर्थात MBSL1 काम नहीं कर रहा है तो किस ऑपरेशन की ट्रिपिंग मिलती है। तो ऑप्शन में है ऑपरेशन B, ऑपरेशन O, ऑपरेशन I1 एंड ऑपरेशन I2। तो हम सभी ऑपरेशन के बारे में बता देते हैं। जैसे ऑपरेशन होता है पहला ऑपरेशन A बिगिनिंग होता है। ऑपरेशन A बिगिनिंग में क्या होता है कि LSDJ का बत्ती झपकती है तो खराबी EMT DJ के ब्रांच में या RS प्रेशर कम होता है तभी होता है। दूसरा आता है ऑपरेशन A इंडिंग। ऑपरेशन इंडिंग में क्या होता है कि आप BLDJ ऑन करके BLRDJ से DJ क्लोज कर रहे हैं तो LSCHP लैंप बुझने से पहले DJ ट्रिप कर जाता है तो खराबी होता है आर्नो एंड QCBR में। नेक्स्ट है ऑपरेशन B। ऑपरेशन B अर्थात LSCHP बुझने के 5.6 सेकंड के बाद DJ ट्रिप कर रहा है तो इसी को ऑपरेशन B कहते हैं। तो 5.6 सेकंड के बाद DJ ट्रिप कर रहा तो आर्नो एंड हमारा QCBR सही है। तो उसके साथ जो ऑक्सिलरियाँ चलते हैं जैसे MPH, MVSL1 एंड 2 और QCBR के NY में, या MPH या इसके रिले QPH, MVSL1 एंड 2 या इसके रिले QVSL1 एंड 2 या QCBR के NY में खराबी या Q30 में खराबी होता है। यदि BLRDJ छोड़ने के तुरंत DJ ट्रिप करता है तो Q30 में, अन्यथा MPH, MVSL1 और QCBR के NY में खराबी होगा। इसी को ऑपरेशन B बोलते हैं। अब आता है कि ऑपरेशन O। ऑपरेशन O में क्या है, ऑपरेशन O, ऑपरेशन में O आता है कि BLVMT ऑन करने के बाद VCB हमारा ट्रिप कर रहा है, यानी 15 सेकंड के बाद ट्रिप कर रहा है। तो उसमें हम टाइमिंग देखते हैं कि कितने समय के बाद ट्रिप कर रहा है। अर्थात जब BLVMT ऑन कर रहे हैं तो DJ ट्रिप कर रहा है तो हमारा खराबी आपका MVSL1, MVMT1 एंड MVMT2 व इनके रिले QVMT2
एंड QVMT1 या MVRH या इसके रिले QVRH में खराबी होता है, तो इसको हम ऑपरेशन O के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन I1 होता है कि एक नाच लेते ही डीजे ट्रिप कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन I1। ऑपरेशन I1 में क्या होता है कि खराबी कहाँ हो सकता है, तो खराबी जो Q44 के ब्रांच पर MVS-I1, MVS-I2 ब्लोअर एंड उसके रिले जो लगे हैं QVS-I1, QVS-I2 या SMGR के इंटरलॉक, यानी जो हमारा GR है इस लिंक कर रहा है, तो खराबी उसमें होता है। उसके बाद आता है ऑपरेशन I2। ऑपरेशन I2 में है 6 नाच ट्रिपिंग, यानी 6 नाच लेने के बाद डीजे ट्रिप कर रहा है, तो उसे ऑपरेशन I2 बोलते हैं। ऑपरेशन I2 में क्या होता है कि कंडक्टर C105, C106, C107 या उनके एनवाई में खराबी के कारण 6 नॉच की ट्रिपिंग आती है। तो इस तरह से हम कन्वेंशनल लोगों को ट्रिपिंग याद करते हैं। यदि आपको सिर्फ ऑपरेशन ए एंडिंग, ए बिगिनिंग, ऑपरेशन बी, ऑपरेशन ओ, I1 I2 नहीं समझ में आता है, तो हमने एक टाइमिंग यानी टाइम देख कर कैसे ट्रिपिंग पकड़ें उसका एक अच्छा वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो MVSL1 काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑपरेशन की ट्रिपिंग होगी? ऑपरेशन बी। नेक्स्ट है कि स्विच ऑपरेटेड ड्यूरिंग अर्थ फॉल्ट इन ट्रैक्शन पावर सर्किट, यानी ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर जो हमारा रिले ड्रॉप होता है QOP1, QOP2, यदि वो परमानेंट ड्रॉप हो जाता है, रीसेट नहीं होता है, तो किस स्विच को ऑपरेट करते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है HQOP, HQOA, होबा, HRAVT। तो QOP को बाईपास करने के लिए HQOP स्विच का ऑपरेट करते हैं। यदि QO को पूछता है तो उसको बाईपास करने के लिए HQOA, तथा होबा यदि बार बार फ्यूज मेल्ट करता है तो होबा को आप करते हैं HRAVT के द्वारा। यदि SIB लोगों में SIB ट्रिप किया है तो जो हमारा हीटर होता है, नाच रिपीटर होता है, कैप फैन होता है, उसके आइसोलेशन के लिए एक स्विच लगा है HRAVT। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग DVR। DVR के समय अधिकतम करंट देते हैं, तो DVR के समय अधिकतम करंट यदि WAG5 लोको है तो 700 एम्पियर होता है, और WAG7 या P4 लोको है, तो 850 एम्पियर होता है, तो इसका सही ऑप्शन है 850 एम्पियर। नेक्स्ट है विच द चेक आर नॉट रेजिंग ऑफ पेंटो नहीं उठने पर चेक करते हैं। CCPT ये भी सही है, RS प्रेशर ये भी सही है, RL का ही सही है, ऑल द देम उपरोक्त सभी, यानी इन सभी की यदि हमारा पेंटो रेज नहीं हो रहा है तो इन सभी को चेक करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम विच रिले DJ विल बी ट्रिप ड्यूरिंग नो टेंशन। नो टेंशन होने पर किसके द्वारा डीजे ट्रिप होता है? Q20, Q30, QLM, Q118। तो Q20 हमारा ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले है, Q30 लो वोल्टेज नो वोल्टेज का रिले है, अर्थात इसी के द्वारा हमारा डीजे ट्रिप होता है। QLM हमारा ओवर करंट रिले तथा Q118 ऑक्सिलरी का सुपरवाइजरिंग रिले होता है, तो क्या हो जाएगा? Q30 रिले। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ ए करंट चेंज इन TM फील्ड। TM फील्ड में करंट की दिशा बदलते हैं, यानी जो हमारा ट्रैक्शन मोटर है उसमें करंट की दिशा किसके थ्रू बदला जाता है? तो लिखा है MP द्वारा, MPS द्वारा, MPJ द्वारा, BPP द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा MPJ। जो रिवर्सल होता है उसको हम लोग MPJ बोलते हैं। इसके द्वारा हम ट्रैक्शन मोटर में जाने वाली करंट की दिशा को बदलते हैं। MP द्वारा हम नाच लेते हैं और MPS द्वारा हम शंटिंग नाच लेते हैं। नेक्स्ट है C क्लास ODC में कि ब्रॉड गेज में अधिकतम स्वीकृति गति क्या होती है? ऑप्शन में है 25 kmph, 40 kmph, 60 kmph, सेक्शन स्पीड। तो 3 प्रकार की ओडीसी है, A क्लास, B क्लास, C क्लास। A क्लास में नॉर्मल स्पीड होता है, B क्लास में 40 kmph होता है, C क्लास में स्पीड हमारा 25 kmph होता है। नेक्स्ट है मानव रहित संपर्कों को लापरवाही से पार करने पर रेलवे एक्ट के कौन सी धारा के अंतर्गत केस दर्ज किया जाता है? तो ऑप्शन में 160, 161, 131, 167। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 161। नेक्स्ट है ARME सिंगल एग्जिस्ट साइडिंग से निकलने का समय है। एक्सीडेंट मेडिकल वैन जो होता है उसके निकलने का टाइम पूछ रहा है। यदि सिंगल एग्जिस्ट है अर्थात एक ही तरफ रास्ता निकलने का है तो उसका टाइमिंग होता है 20 मिनट। यदि डबल एग्जिस्ट है तो 15 मिनट। तो सिंगल एग्जिस्ट है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 मिनट। यदि ART पूछता है
तो दिन का समय है तो 30 मिनट। यदि RT पूछ रहा है, देखिए ART के लिए दिन में 30 मिनट, नाइट में 45 मिनट। ARME एक्सीडेंट मेडिकल वैन के लिए, सिंगल एग्जिट के लिए 20 मिनट और डबल एग्जिट के लिए 15 मिनट होता है। तो सिंगल पूछा है तो 20 मिनट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 मिनट। नेक्स्ट है दुर्घटना मॉक ड्रिल किया जाता है। तो दुर्घटना मॉक ड्रिल 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार, 1 वर्ष में एक बार, कभी भी किया जा सकता है। कभी भी किया जा सकता है। नॉर्मली हम लोगों को यही मालूम है कि 3 माह में एक बार करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क हो जाएगा, 3 माह में एक बार। स्टार्टर इंडिकेटर लगा होता है। जब कोई स्टार्टर कर्व पे होता है, जो गार्ड को नहीं दिखता है स्टार्टर, तो स्टार्टर इंडिकेटर ऑप्शन में दिया है चालक के लिए, गार्ड के लिए, पैसेंजर के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये स्टार्टर इंडिकेटर गार्ड के लिए लगा होता है। सामान्य नियमों में परिवर्तन किया जाता है। सर GR में परिवर्तन कौन करता है? ऑप्शन में है क्षेत्रीय रेलवे द्वारा, मंडल द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा, CRS द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेलवे बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट है D क्लास स्टेशन बोर्ड लगा होता है। तो D क्लास स्टेशन पर जो बोर्ड लगा होता है वो स्टेशन से 500 मीटर पहले लगा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क। नेक्स्ट है TG बोर्ड का आकार होता है। जब हमारा कासन ओवर होता है तो एक TP और TG बोर्ड लगा होता है, उसका आकार पूछा है, तो उसका आकार क्या होता है? ऑप्शन में है आयताकार, गोल, खंभा, त्रिभुजाकार। तो उसका आकार होता है गोल। नेक्स्ट है A क्लास की दुर्घटना, गाड़ी में आग किस प्रकार की दुर्घटना है? A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास। तो गाड़ी में आग लगना B क्लास की दुर्घटना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी किसमें होती है? यानी परमानेंट जो हमारा स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है, जो गति होता है, वो कहाँ मेंशन होता है? लिखा है पब्लिक टाइम टेबल, वर्किंग टाइम टेबल, रेल लिंक, इनमें से कोई नहीं। तो WTT में होता है, जिसे हम लोग वर्किंग टाइम टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है सहायता इंजन मांगने पर बचाव किया जाता है दोनों दिशा में, केवल पीछे की तरफ से, केवल आगे की तरफ से, इनमें से कोई नहीं। जब भी ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी फेल होती है, इंजन फेल होता है, तो सहायता इंजन मांगते हैं, तो दोनों तरफ से प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, दोनों तरफ से। नेक्स्ट है P मार्क का सिग्नल नो लाइट मिलने पर लोको पायलट क्या करेंगे? अर्थात P मार्क का सिग्नल है, अर्थात परमिसिबल सिग्नल यदि बुझा हुआ है तो लोको पायलट द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे? तो ऑप्शन में दिया गाड़ी को रोकेंगे, खड़ी करेंगे, प्रतिबंधित से पार करेंगे, अगले स्टेशन तक सतर्कता चलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गाड़ी को खड़ी करते हैं। नेक्स्ट है BPC जारी किया जाता है। ऑप्शन में है TXR द्वारा, सिलाई द्वारा, SM द्वारा, क्रू कंट्रोलर द्वारा। तो BPC TXR द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट है SLB सीमा निर्धारित करता है। SLB एक बोर्ड होता है जिसे हम लोग शंटिंग लिमिट बोर्ड बोलते हैं। ये स्टेशन 8 में लगे होते हैं। अगर ये सिंगल लाइन में लगा होता है, यदि डबल लाइन है तो वहाँ पर आपको BSLB ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगा होता है। तो SLB सीमा निर्धारित करता है ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन सेक्शन दोनों की, इनमें से कोई नहीं। अर्थात SLB जो हमारा है ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन दोनों का निर्धारण करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, दोनों। रोड साइड स्टेपल पर शंटिंग का पर्यवेक्षक कौन होता है? यदि रोड साइड पर शंटिंग कराना हो तो पर्यवेक्षक कौन होता है? ऑप्शन में दिया स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड, शंटिंग मास्टर। तो रोड साइड पर TM अर्थात ट्रेन मैनेजर अर्थात गार्ड होते हैं। दुर्घटना के पश्चात 1 घंटे का समय कहलाता है रिपोर्टिंग आवर, गोल्डन आवर, प्रथम घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो दुर्घटना के पश्चात 1 घंटे का समय गोल्डन आवर कहलाता है। बेरोक सिग्नल है होम सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल। बेरोक सिग्नल हमारा डिस्टेंस सिग्नल होता है। नेक्स्ट है मटेरियल ट्रेन का बचाव करते समय बैनर पटाखा लगाया जाता है। औरत से 500 मीटर, औरत से 400 मीटर, औरत से 600 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो मटेरियल ट्रेन का बचाव करते समय बैनर पटाखा औरत से 400 मीटर पहले लगाया जाता है।
नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक में T800 पर लिखा रहता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक लेते समय T806 पर T806 में अगले स्टेशन का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मद्यपान न करने से संबंधित नियम है। जीआर के बाद में पता है कि जीआर के अंतर्गत मद्यपान ड्यूटी के दौरान नहीं करना चाहिए, तो जीआर 2.09 होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। नेक्स्ट है किस स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के बाद सेंटिंग की जाती है। ऑप्शन में है A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, तो B क्लास पर सेंटिंग की जाती है, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है पटाखों का परीक्षण किया जाता है 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार, 1 वर्ष में एक बार, कभी भी किया जाता है, तो 1 वर्ष में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट है BTO का रंग होता है। नेक्स्ट BTO का रंग होता है जिसे हम लोग विजुअल टेस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि स्टेशन बिल्डिंग से 180 मीटर दूर पर लगा होता है। तो उसका कलर पूछा है कि BTO का रंग कैसा होता है, तो BTO का रंग सफ़ेद होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। नेक्स्ट है गार्ड ब्रेक अप्लाई करे है तो सीटी का प्रयोग करते हैं, तो गार्ड ब्रेक को अप्लाई करने के लिए 3 छोटी सीटी का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख 3 छोटी सीटी। नेक्स्ट है स्टार्टर सिग्नल की हत्थे का रंग होता है। ये सेमाफोर के स्टार्टर के बारे में पूछा है, तो सेमाफोर में यदि स्टार्टर लगा है तो उसके हत्था का रंग 2 एस्पेक्ट वाला है। सेमाफोर सिग्नलिंग व्यवस्था में उसके स्टार्टर के हत्थे का रंग लाल होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन में दिया है अकेले खंभे पर, अंतिम रोक सिग्नल के नीचे, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों हो जाएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल के अकेले खंभे पर नहीं लगता है, न तो अंतिम रोक सिग्नल पर। नेक्स्ट है BPC बनाया जाता है 1 परत में, 2 परत में, 3 परत में, 4 परत में, तो BPC 3 परत में बनाया जाता है, एक रिकॉर्ड के लिए, एक गार्ड के लिए और एक लोको पायलट के लिए। नेक्स्ट है 24 घंटे से अधिक स्टेबल मालगाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक है GDR, ज्वाइंट रिपोर्ट, CTR, इनमें से कोई नहीं, तो GDR बनता है यदि 24 घंटे से मालगाड़ी अधिक खड़ी हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है WL बोर्ड दिखने पर लोको पायलट अर्थात लेवल क्रॉसिंग के लिए जो विसिल बोर्ड लगा होता है, तो लोको पायलट को क्या करना चाहिए, लिखा है कि लंबी सीटी बजाएगा, दूसरा है लगातार लंबी सीटी, रुक रुक कर एक लंबी सीटी बजाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुक रुक कर लंबी सीटी। नेक्स्ट है डिस्टेंस सिग्नल में एस्पेक्ट होते हैं। ऑप्शन में है 1, 2, 3, 5, तो डिस्टेंस सिग्नल में ऑप्शन होता है 3 होता है, 1 पीला, 2 पीला और ग्रीन। नेक्स्ट है OHE में AC को लोको तक करंट एकत्र किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में है ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, पैंटोग्राफ, सर्वो मोटर, तो पैंटोग्राफ के द्वारा OHE की सप्लाई को लोको में लाया जाता है, अर्थात ट्रांसफार्मर में लाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक की सेंटर लाइन से और मास्ट के निकटतम चेहरे की क्षैतिज के बीच की दूरी को कहते हैं, अर्थात हमारा जो ये ट्रैक है, ये हमारा ट्रैक है, ट्रैक के बीच से ये जो हमारा OHE मास्ट लगा है, तिनके दोनों के बीच की दूरी को क्या कहता है, इसके बारे में पूछता है, तो इसके बीच की दूरी को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, सीटिंग डिस्टेंस बोलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रल सेक्शन स्थान से चेतावनी बोर्ड की दूरी होती है। जो वहाँ न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है वहाँ पर जो हमारे बोर्ड लगे रहते हैं 500 मीटर, 250 मीटर और DJ ओपन बोर्ड, उसके बारे में पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गो 500 मीटर और 250 मीटर, इसके बाद DJ ओपन, DJ क्लोज बोर्ड रहता है, तो 500 और 250 मीटर। नेक्स्ट है संपर्क तार पूरे स्पैन लंबाई में जिगजैग तरीके से बनाया जाता है। तार में पेंटो पैन स्ट्रिप पर खांचे के गठन से बचने के लिए, धारा संग्रह पर बराबर घिसाव के लिए, पेंटो स्ट्रिप में ग्रुप बनने के कारण ब्रेकडाउन से बचने के लिए, उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो हमारे कंटैक्ट वायर होते हैं जिगजैग तरह के होते हैं, इसी के बारे में पूछता है कि जिगजैग क्यों बनाए जाते हैं। अगर इसका स्टैगर पूछता है तो सीधी ट्रक है तो ±200 mm, यदि कर्व है तो 300 mm होता है, और न्यूट्रल सेक्शन पर हमारा जो स्टैगर होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट है फीटिंग जो संपर्क तार के वजन को कटनरी तार में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है अनुभाग इंसुलेटर, जंपर, कैंटिलीवर असेंबली, ड्रॉपर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉपर। आप देखे होंगे कि एक नीचे
कंटैक्ट वायर होता है और एक कैटेनरी वायर होता है, बीच बीच में ऐसे जो लूप एक जोड़ा रहता है, तो इसी को पूछा है, तो इसको हम लोग जंपर बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम वर्किंग क्लियरेंस 25 kV AC के लिए कितना होता है, तो ऑप्शन में है 500 mm, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 मीटर। विद्युत रोधक इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस का उपयोग करके मापा जाता है, अर्थात इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, मल्टीमीटर, मेगर, वोल्टमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। टीआरडी में OHE फीड करने वाले दो निकटतम कर्षण सब स्टेशनों के बीच में विद्युत आपूर्ति को अलग किया जाता है, अर्थात जो TSS होते हैं उन दोनों के बीच में एक सब स्टेशन होता है SP, जिसे हम बोलते हैं सब पैरेललिंग पोस्ट, यानी दोनों के बीच की सप्लाई को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है, उसी के बारे में पूछा है। तो ये तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SP, अर्थात दो TSS के बीच में विद्युत सप्लाई को अलग किया जाता है, वो SP फिटिंग अर्थात सब पैरेललिंग पोस्ट के थ्रू अलग किया जाता है, जहाँ पे देखेंगे कि न्यूट्रल सेक्शन भी लगा होता है। नेक्स्ट है विनिमय OHE गति के लिए उपयुक्त है, यानी रेगुलेटेड OHE इज ए सूटेबल फॉर द स्पीड। रेगुलेटेड OHE के लिए स्पीड कितना होता है, तो रेगुलेटेड OHE के लिए स्पीड 100 kmph से ऊपर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। दो तरह के OHE होता है, रेगुलेटेड OHE, अनरेगुलेटेड OHE। तो रेगुलेटेड OHE, अनरेगुलेटेड OHE, जिसमें दोनों तरफ ATD लगा होता है उसको हम लोग रेगुलेटेड OHE बोलते हैं, और जिसमें ATD ऑटो टेंशनिंग डिवाइस नहीं लगा रहता है उसको हम लोग अनरेगुलेटेड OHE बोलते हैं। अब देखे होंगे कि इस तरह के जो गोल गोल वेट लगे होते हैं इसको ATD बोलते हैं। ये देखेंगे कि दो खंभे के यानी 1500 मीटर जो वायर होता है तो उसके दोनों तरफ, तो इसी को रेगुलेटेड OHE बोलते हैं। तो इसकी स्पीड 100 km, इस पर गाड़ियाँ 100 kmph से ऊपर चल सकती हैं। अनरेगुलेटेड OHE में जो यार्डों में लगा होता है, देखेंगे कि आपका ATD उसमें नहीं लगा होता है, तो उसे अनरेगुलेटेड OHE बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ OHE फॉर स्ट्रक्चर ऑफ लाइन विल बी सच एज। अप लाइन के लिए OHE संरचनाओं की प्लेट इस तरह होती है, यानी जो हमारे OHE खंभे पे किलोमीटर का प्लेट लगा होता है वो लिख रहा है कि अप लाइन के लिए क्या होगा। तो यदि हम अप लाइन पे गाड़ी चला रहे हैं, ये OHE पोल है, इस पर नंबर प्लेट है, तो ये अप लाइन होता है। तो अप लाइन के लिए देखेंगे कि जो हमारा किलोमीटर लिखा रहता है वो देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 75/3, 75/5, अर्थात ये जो नीचे का डिजिट है वो हमेशा विषम संख्या में होता है अप लाइन के लिए, यानी यहाँ ऐसे भी हो सकता है 80/3, 80/5, अर्थात नीचे की संख्या हमेशा आपको विषम संख्या में मिले तो वो जानिए कि हमारा अप लाइन है। यदि नीचे की संख्या सम संख्या मिले तो वो जानिए हमारा डाउन की लाइन है। जैसे कि यदि डाउन लाइन होगा तो डाउन लाइन के OHE के पोल पर लिखा होगा 75/2, 75/4। यदि यही डिजिट को हम अप लाइन के लिए लिखें तो 75/3, 75/5, अर्थात विषम संख्या में लिखा रहेगा। यानी विषम संख्या में लिखा है किलोमीटर, नीचे का डिजिट तो हमारा अप लाइन है। यदि नीचे का डिजिट हमारा सम संख्या में लिखा है तो डाउन की लाइन है। यदि 1000 से शुरू हो रहा है तो हमारा यार्ड की लाइनों को डिनोट करता है। नेक्स्ट है हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में है, तो ये कौन क्षेत्र में आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। वर्तमान संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ए ललित नारायण मिश्र थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्री ललित नारायण मिश्र। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कितने हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम 4 होते हैं। राजभाषा पर वार्षिक कार्यकाल कौन तैयार करता है, ऑप्शन में गृह मंत्रालय, राजभाषा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय तैयार करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का सही क्रम है, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, प्रवीण, प्राक प्रबोध,
प्राग, प्रबोध, प्रवीण। ये सही क्रम होता है, प्रबोध आता है पहले, प्रवीण तब प्राग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में विदेशी शामिल विदेशी भाषा है, तो ये नेपाली है। सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाली। भारतीय, एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन में है रोमन, फारसी, अंग्रेजी, फारसी। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा नेपाली भाषा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपाली। नेक्स्ट है, भारतीय राजभाषा की लिपि क्या होती है? भारतीय राजभाषा की लिपि देवनागरी होता है, देवनागरी लिपि। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और